आते हैं इस आपातकाल से हमने क्या सबक सीखे। सबक सबसे बड़ी चीज है कि ये दोबारा गलती ना हो, ना होनी पाए। सबक अगर हम सीख जाए ना तो बहुत अच्छी बात है। सबक सीखना बहुत अच्छी चीज है। आगे सुनो, सबक सुनते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर समाप्त, यहीं पर आज छोड़ते हैं, फिर आगे के विषय को पढ़ेंगे। आपातकाल से एक बारगी भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गई। आपातकाल लागू होने के बाद हमें पता चल गया कि हमारे संविधान में क्या कमजोरियां हैं और क्या ताकत है। क्या कमजोरियां हैं हमारे संविधान में, कौन सी क्या गलतियां हैं और कौन सी ताकत है, इस बात का हमें पता चल गया। इस बात का हमें पता चल गया। पलटो मत बार बार, देखो उसी को उसी, ठीक है। इस आपातकाल के लागू होने से क्या पता चला हमें कि हमारे संविधान में क्या गलतियां हैं और क्या कमजोरियां, क्या ताकत है और क्या कमजोरी। भाई जब तक हम सही ढंग से जमीन पर नहीं उतरते तब तक हमें नहीं पता चलता ना कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या कमजोरियां। इसीलिए तो मैं कहता हूं आओ यहां खड़े हो और बोलो। इससे ही तो पता चलेगा ना कि आपके अंदर बोलने की क्षमता है या नहीं। चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होता, चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होता। बाल मुकुट अभी पेपर बंद कर दो, अभी आप जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो ये समझो, आगे सुनो। हालांकि बहुत से पर्यवेक्षक मानते हैं कि आपातकाल के दौरान भारत लोकतांत्रिक नहीं रह गया था, लेकिन यह भी ध्यान देने की बात है कि थोड़े ही दिनों के अंदर कामकाज फिर से लोकतांत्रिक ढर्रे पर आ गया, लौट आया। इस तरह आपातकाल का एक सबक तो यही है कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कि भारत से लोकतंत्र को कभी नहीं हटाया जा सकता है। भारत के नस नस में लोकतंत्र है, भारत की नस नस में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र को भारत से गायब करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आगे सुनो। दूसरा, आपातकाल से संविधान के में वर्णित आपातकाल के प्रावधानों के कुछ अर्थगत उलझाव भी प्रकट हुए। देखो वो जो अंदरूनी गड़बड़ी, जो शब्द स्पष्ट नहीं था, जिसका सही अर्थ स्पष्ट नहीं था, अगर ये आपातकाल नहीं लगता तो हमें वो गलती हम कभी भी सुधार नहीं पाते, और हो सकता था कि बाद में इससे भी ज्यादा हम पर गलत प्रभाव पड़ जाता, या इस ताकत को कोई ऐसा व्यक्ति यूज कर लेता जो हमारे लोकतंत्र को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता। तो उस समय आपातकाल लगा तो इससे वो संवैधानिक वो गलती भी हमें पता चल पाई, जिसको हमने बाद में सुधारा और स्पष्ट रूप में सही अर्थों में सही चीज लिख दी। जहां पहले अंदरूनी गड़बड़ी शब्द का प्रयोग था, अब वहां पर सही रूप में सही शब्द का प्रयोग, सही शब्द का प्रयोग करके लिख दिया गया है कि हथियार बंद विद्रोह जब होगा, हथियार बंद विद्रोह जब होगा, राष्ट्र में तभी आपातकाल अंदरूनी आधार पर लगाया जा सकता है, नहीं तो नहीं। बिना लोकसभा में चर्चा किए तो आप आपातकाल के प्रावधान को राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए भेज ही नहीं सकते। वहां आपने देखा फखरुद्दीन के पास बिना प्रधानमंत्री साहिबा ने किसी से डिस्कस किए बिना रात को 12 बजे उनके पास भिजवाया, 11 बजे से पहले उनके पास भिजवाया और उनसे साइन करवा के भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी। अगले दिन 6 बजे उनके मंत्रिमंडल को पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री साहिबा ने ये किया है ना। पर आज के समय में ऐसा नहीं है। तो आपातकाल लगने से हमें एक अर्थगत गलती का पता चला और हमने उस गलती को सही ढंग से सुधारा और आपातकाल को लगाने के लिए एक पूरी नई प्रक्रिया का निर्माण कर दिया, जिससे कि आने वाले समय में जनता के इस अधिकार पर किसी भी प्रकार का संकट ना आ सके। तो ये है हमारा दूसरा सबक। आगे सुनो। अर्थगत उलझाव भी प्रकट हुई।
जिन्हें बाद में सुधार लिया गया। अब अंदरूनी आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है। इसके लिए यह भी जरूरी है कि आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित में दे। समझ में आ गई बात? मंत्रिमंडल लिखित में, मंत्रिमंडल का मतलब पूरा मंत्रिमंडल, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, पूरा कैबिनेट मिनिस्ट्री उनको लिखित रूप में ये सुझाव दे कि भारत में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि आपको आपातकाल लगा देना चाहिए। अब आपातकाल किस स्थिति में लगेगा? सशस्त्र विद्रोह, मतलब हथियारों के साथ जब जनता विद्रोह करेगी तब आप आपातकाल लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक। और तीसरी, आपातकाल से हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति ज्यादा सचेत हुआ। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई। न्यायपालिका आपातकाल के वक्त नागरिक अधिकारों की कारगर तरीके से रक्षा नहीं कर पाई थी। इसे महसूस करके अब वह नागरिक अधिकारों की रक्षा में तत्पर हो गई। आपातकाल के बाद नागरिक अधिकारों के कई संगठन वजूद में आए। आपातकाल के दौरान आपकी न्यायपालिका आपके अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाई थी, लेकिन आपातकाल के बाद उसने ऐसे कानूनों पर सख्त रूप से प्रतिबंध लगा दिया जो जनता के अधिकारों में किसी भी प्रकार की बाधा पैदा करते हैं। और बहुत से ह्यूमन राइट कमीशन डेवलप्ड हो गए। समझ में? ह्यूमन राइट कमीशंस डेवलप्ड हो गए जो मानव अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं। और जनता में भी अपने अधिकारों के प्रति क्या चेतना जागृत हुई कि अगर ये अधिकार हमारे पास से चले जाएंगे तो हमारी जिंदगी कैसी हो जाएगी, हमारी जिंदगी उस काले साए में चली जाएगी जिस काले साए का कोई उजाला नहीं है। उन्हें इससे पता लग गया, उन्हें इससे पता चल गया कि ये अधिकार कोई मामूली अधिकार नहीं है। इन अधिकारों को संजो कर सहेज कर रखना कितना जरूरी है, सहेज कर संजो कर रखना कितना जरूरी है, कितना इनको बचाकर रखना उन ताकतों से जो हमारे इन अधिकारों को छीनना चाहती है, उनसे बचाकर रखना कितना जरूरी है। आगे सुनो। बहरहाल आपातकाल के संकटपूर्ण वर्ष ने कई ऐसे सवाल छोड़े हैं जिन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इस अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि लोकतांत्रिक सरकार के रोजमर्रा के कामकाज और विभिन्न दलों और समूहों के निरंतर जारी राजनीतिक विरोध के बीच तनाव की स्थिति बनती है। ऐसे में दोनों के बीच एक सदा हुआ संतुलन क्या हो सकता है? क्या नागरिकों को विरोध की कार्रवाई में शामिल होने की पूरी आजादी होनी चाहिए अथवा उन्हें इसका कोई अधिकार नहीं होना चाहिए? ऐसे विरोध की सीमा क्या होनी चाहिए? बता तो दी आपने सीमा कि विरोध कभी भी हिंसक नहीं होने चाहिए। भाई आप मानते हो अगर लोकतंत्र है सच्चा तो विरोध करने का अधिकार तो जनता से कभी भी नहीं छीना जाना चाहिए। जनता 5 साल के बाद ही निर्णय लेगी अपनी सरकार की गलत और सही का। उसके पास हर समय यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी सरकार को मजबूर कर सके कि सरकार सही रास्ते पर चलती रहे। 5 साल बाद बर्बाद बच्चे को सुधारने के लिए आप भेजोगे? 5 साल से पहले अगर हम सुधार ले रहे हैं अपने बच्चे को तो कोई गलती है नहीं। तो विरोध करने का अधिकार किसी भी रूप में जनता से नहीं छीना जाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। अब आप सबका अपना जो व्यू है वो आप लोग अपने आंसर में लिखना, जरूर लिखना और कमेंट सेक्शन में भी लिखना, तभी सचेत रहो आप अपने अधिकारों के प्रति। अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना सचिन बहुत जरूरी है। अभिषेक शर्माना नहीं है, पढ़ना है और समझना है। आगे सुनो। दूसरे, आपातकाल का वास्तविक क्रियान्वयन पुलिस और प्रशासन के जरिए हुआ। ये संस्थाएं स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाई, इन्हें शासक दल ने अपना राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया। शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस और प्रशासन राजनीतिक दबाव की चपेट में आ गए थे। यह समस्या आपातकाल के बाद भी खत्म नहीं हुई। यह सच है कि कोई नेता नहीं आता हमें प्रताड़ित करने, हमारे ही शासक, हमारे ही सेवक हमें प्रताड़ित करने आते हैं।
जिन्हें हम पुलिस कहते हैं, जिन्हें हम सरकारी कर्मचारी कहते हैं, यही लोग प्रताड़ित करते हैं, कोई और प्रताड़ित नहीं करता। रेल मंत्री नहीं आके टिकट काटने में देरी करते, वो टिकट कर्मचारी ही टिकट काटने से पहले 2 बार चाय पी लूं, तो ज्यादा देर हो रही है। सही बात है, सही बात है, बैंकों में दिख जाता है, मैं गया ना, समझ में बात। तो ये चीजें, तो हमारे सरकारी कर्मचारियों को भी थोड़ी अपनी डिग्निटी का ध्यान देना चाहिए, अपनी देशभक्ति का ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा, अगर सचेत रूप से काम करते। अब स्कूल में मास्टर साहब, पढ़ ले, तू खुद पढ़ लेना, मैं ही पढ़ाता रहूंगा तुझे। भाई साहब, आपको इसी बात के लिए फीस दी जा रही है, आपको इसी बात की तनख्वाह मिल रही है कि आप बच्चों को जितना पूछे उतना बताएं। आप इसीलिए आए हैं चयनित होकर, आपका कोई और काम नहीं है। सरकार आपको 50,000, 90,000, 1,20,000 इसलिए नहीं दे रही, आपको पढ़ाने के लिए दे रही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।